हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। देखिए, आज स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास की। आधुनिक भारत के इतिहास में सीरीज चल रही थी, जिसके यूरोपियन आगमन जो हुआ था, यूरोपियों का आगमन जो हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई भारत में, उनके बारे में पूरा व्याख्यान हम कर चुके हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो उससे आगे दो युद्ध आज चर्चा करेंगे, दो युद्धों की, जिनमें से एक तो प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। तो देखिए, सबसे पहले कारण जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण रहे ताकि ये युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। तो देखिए, और ये जो प्लासी के और बक्सर के युद्ध थे, इन युद्धों से ही अंग्रेजों का भारत में विकास होना शुरू होगा और अंग्रेजों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी वो यहाँ से पूरी रफ्तार ले लेती है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं प्लासी के युद्ध से। क्या कारण रहे, क्यों हुआ। देखिए, जो प्लासी का युद्ध था, ये प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और ये जो युद्ध हुआ था वो बंगाल क्षेत्र को लेकर के था, जो बंगाल का क्षेत्र था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे वो इस टाइम पर लगभग 1756 और 57 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी विरोध करने लगे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी विरोध करने लगे थे। कारण ये था कि 1717 ईस्वी में एक मुगल बादशाह फर्रुखशियार ने अंग्रेजों को एक दस्तक प्रणाली स्टार्ट की थी और बंगाल के जो आसपास के क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में मुफ्त व्यापार करने का एक अधिकार उनको दे दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो उस दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग करने लगे थे और दुरुपयोग के साथ साथ क्या करते थे, वो उनको व्यापार करने से मतलब टैक्स फ्री हुए थे, वो छूट मिली थी। लेकिन वो जो खुद का व्यापार जो करते थे उस पर भी टैक्स नहीं देते थे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ये दुरुपयोग करने लगे और फिर बंगाल के जो नवाब हुए उन्होंने इनका विरोध करना स्टार्ट हुआ। और ये जो बंगाल के नवाब थे इस टाइम पर लगभग 1756 के आसपास, तो अली वर्दी खां करके नाम था। तो अली वर्दी खां के व्यक्ति थे, ये यहाँ पर बंगाल के नवाब थे। और ऐसा कहा जाता है कि अली वर्दी खां जो थे, अली वर्दी खां के समय में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। भारत का स्वर्ग कहा जाता था इस बंगाल को। देखिए, बंगाल कुछ प्रांत ऐसे थे, बंगाल था, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, ये कुछ ऐसे प्रांत थे कि यहाँ पर काफ़ी मतलब धनी प्रांत बोल सकते हो कि काफ़ी धनी प्रांत थे। और जिनमें से बंगाल एक था। बंगाल को उस टाइम पर ऐसा बोला जाता था कि ये कामधेनु गाय है, कामधेनु गाय भी बोला गया है इस बंगाल को। तो इसलिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी जो नज़र थी वो इस बंगाल के क्षेत्र पर ही थी। तो ये सब हुआ। उसके बाद अली वर्दी खां थे। उसके बाद अली वर्दी खां के बाद इनका एक पोता आता है जो एक युवा और काफ़ी क्रोधित टाइप का व्यक्ति था, जिसका नाम सिराजुद्दौला पढ़ते हैं हम, सिराजुद्दौला। और फिर यहाँ से क्या होता है, ये सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है और नवाब बनने के बाद ये क्या करता है, ये भी इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी विरोध करने लगा। काफ़ी विरोध किया इसने। जब काफ़ी विरोध किया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इस सिराजुद्दौला यानी कि बंगाल के नवाब को बिना कुछ खबर किए, जो कलकत्ता था, तो कलकत्ता में मैंने कल बताया था, कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम किले का निर्माण करा इन्होंने। फोर्ट विलियम किले का एक निर्माण किया, पहले कर चुके थे। लेकिन इस टाइम पर क्या किया इन्होंने, सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था उसके टाइम पर फोर्ट विलियम किले के चारों तरफ किलेबंदी कर दी। मतलब इसके चारों तरफ बाउंड्री कर ली, किलेबंदी कर ली। किसको बिना बताए, सिराजुद्दौला की गैर मौजूदगी में फोर्ट विलियम की इन्होंने किलेबंदी की। और साथ साथ में क्या किया, देखो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये भी मैंने कल बताया था, जो ये आए थे ये भी बंगाल के चंद्रनगर में आए थे। तो सबसे पहले इन्होंने चंद्रनगर में से ही व्यापार स्टार्ट किया था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इस चंद्रनगर की किलेबंदी कर ली सिराजुद्दौला के टाइम पर। अब जब सिराजुद्दौला को पता चला कि ब्रिटिश ने और फ्रांसीसियों ने अपना बंगाल के जो फेमस जगह थी जैसे चंद्रनगर था, कलकत्ता था, इनके किलेबंदी की, तो सिराजुद्दौला ने इनको आदेश दिया कि आप एक काम करो, किलेबंदी को घेरो, किलाबंदी जो कर रखी है उसको तोड़ दो, किलेबंदी को हटा दो। तो उसका आदेश सुन के जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी
इसने तो किलेबंदी हटा दी, लेकिन ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने फिर भी किलेबंदी नहीं हटाई, या अनसुनी बात इसने करी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब क्या हुआ, अब सिराजुद्दौला को गुस्सा आता है तो वो जाकर के क्या करता है, इस फोर्ट विलियम किले को तहस नहस करता है। और ऐसा माना जाता है या कहा जाता है, ऐसा कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि इस फोर्ट विलियम किले में एक कमरा था और उस कमरे में लगभग 146 अंग्रेजों को इसने बंद किया और उसमें बंद कर दिया, बिल्कुल काफ़ी मतलब बंद कमरा था वो, और उसमें सिर्फ एक हॉल था। तो 140 लोगों को बंद करने के बाद उसमें क्या हुआ, लगभग 123 लोग जो थे वो मर गए थे, मतलब सिर्फ 23 लोग ही उसमें जीवित बचे थे। इसलिए इस घटना को भी एक ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना के नाम से जानते हैं हम, काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का भी गुस्सा फूटा, तो तब से यानी कि ये सब प्रक्रिया हुई, ये सब प्रोसेस हुआ, ताकि किसका स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, प्लासी का युद्ध स्टार्ट हुआ। लेकिन अब यहाँ क्या था, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी भी मजबूत नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अभी पहले कोई लड़ाई की नहीं थी। अगर लड़ाई की थी, युद्ध किया था, तो आपस में ये जो व्यापारी लोग थे आपस में किया था, मतलब स्थानीय किसी शासक से इनका युद्ध अभी तक नहीं हुआ था। जो भारत के स्थानीय शासक या नवाब से बोल सकते हो, तो ये पहली लड़ाई थी। तो फिर ये क्या करता है, ये डायरेक्ट नहीं लड़ते अंग्रेज, ये क्या करते हैं, सबसे पहले इनके माइंड में बात आती है कि सबसे पहले तो जो बंगाल का नवाब है ये सिराजुद्दौला के इसके खिलाफ व्यक्ति देखते हैं कि इसके खिलाफ व्यक्ति कौन मिल सकता है, मतलब कि एक ऐसी साजिश रचते हैं जो गद्दारी कर सके सिराजुद्दौला के साथ में। तो इसको 2-3 व्यक्ति मिले। सबसे पहला व्यक्ति तो इसका एक सेनापति ही था, जो काफ़ी अच्छा सेनापति था इसका नाम था मीर जाफर। तो मीर जाफर मिला, ये सेनापति था इसका। तो सेनापति को से बात की अंग्रेजों ने, बोला कि एक काम करो, इसको हराने में हमारी सहायता करो, हम बदले में क्या करेंगे, तुम्हें नवाब के पद पर नियुक्त कर देंगे। उसके बाद इसमें और कुछ व्यक्ति मिले, जैसे 1-2 का नाम है, मानिक चंद करके नाम है एक व्यक्ति का, मानिक चंद। ये जो मानिक चंद था ये कलकत्ता का एक अधिकारी था, वहाँ का कलकत्ता का अधिकारी था। एक व्यक्ति का नाम और आता अमीचंद करके, अमीचंद। ये जो अमीचंद था ये एक बंगाल का सबसे धनी, बोल सकते हैं कि धनी व्यापारी था। और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था जगत सेठ। और ये जो जगत सेठ था ये वहाँ का कलकत्ता का एक बैंकर था। तो इतने सब लोग मिले, इतने सब लोगों ने क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की। लेकिन जो सबसे अधिक फायदा लगा अंग्रेजों को वो मीर जाफर की गद्दारी से लगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सेनापति था, तो सिराजुद्दौला के साथ इसने गद्दारी की मीर जाफर ने। और साथ में क्या किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि मैंने बताया था इन्होंने सबसे पहले जो किया था कलकत्ता में, तो बाद में इन्होंने अपना फोर्ट विलियम बनाया था। सबसे पहले जॉर्ज फोर्ट नाम से, कल बताया था मैंने कि जॉर्ज फोर्ट करके यहाँ मद्रास में जॉर्ज फोर्ट नाम का एक किला बनाया था। तो मद्रास में इनकी काफ़ी अच्छी पावर थी। मद्रास से फिर क्या करता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या वहाँ के जो अंग्रेज थे कलकत्ता से सूचना भेजते मद्रास, और मद्रास से 2 व्यक्ति जाते हैं। एक व्यक्ति तो जाता अपनी नौसेना लेकर के, नेवी बोल सकते हो हम, और जिसका नाम था एडमिरल वाटसन करके नाम था इसका, एडमिरल वाटसन। तो एडमिरल वाटसन जाता है और एक अपनी सेना ही लेकर जाता है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि मतलब आर्मी या पैदल सेना। तो पैदल सेना लेकर जाता है जिसका नाम था कर्नल रॉबर्ट क्लाइव। अब क्या होता है देखो, यहाँ पर अंग्रेजों ने भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट कर चुके थे। क्यों? क्योंकि मद्रास से 2 व्यक्ति चले गए, नौसेना चली गई और सेना चली गई। इनके साथ जो नौसेना लेकर आया था वो एडमिरल वाटसन था, और जो सेना लेकर आया था कर्नल रॉबर्ट क्लाइव था। और साथ में जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके जो सगे थे या वहाँ के उसके दरबार में जो प्रमुख लोग थे, जैसे मीर जाफर, मानिकचंद, अमीचंद और जगत सेठ, ये सब मिल गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। और फिर फाइनली क्या हुआ, एक युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं प्लासी का युद्ध। और ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था
ये 1757 ईस्वी में हुआ। और 1757 में ये जो युद्ध हुआ, तो इसको जबरदस्ती, देखो जब इतनी सब चीजें, यानी जो सेना, जब सेना ही लड़ने वाली नहीं होगी तो फिर युद्ध कैसे होगा, है ना। तो ये युद्ध तो पहले ही हार चुके थे, लेकिन क्या हुआ, और सबसे कम टाइम, ये ऐसा कहा जाता है कि ये जो युद्ध हुआ था ये 9 बजे स्टार्ट हुआ और 9:40 पर ये युद्ध समाप्त भी हो गया था। मतलब मात्र 40 मिनट का ये युद्ध था। इसमें ये तो जबरदस्ती निर्णायक युद्ध, क्या युद्ध कहा गया इसमें, वरना इसमें तो जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इसके तो यहाँ पर 500 सैनिक मारे गए थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मात्र 29 सैनिक ही मरे थे। ठीक है, तो इतना सब कुछ हुआ। अब इतना कुछ देख करके जो सिराजुद्दौला था वो वहां से युद्ध भूमि से अपना भाग निकलता है। और भाग निकलने के बाद क्या होता है, जो मीर जाफर था, मीर जाफर का पुत्र था मीरन, तो मीर जाफर के पुत्र मीरन ने इसको पकड़ा सिराजुद्दौला को और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। उसके बाद क्या होता है, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद अब जो इनका मतलब जो शर्त थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मीर जाफर से, तो वो शर्त को माननी थी। तो अब क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, मीर जाफर को बना देती है, नियुक्त कर देती है बंगाल का नवाब। और ये जो बंगाल का नवाब बनता है ये काफ़ी खुश होता है, और खुश होने के साथ साथ क्या करता है, ये इन अंग्रेजों को, इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी उपहार वगैरह देता है, इनाम भी देता है, उपहार भी देता है। और क्या करता है, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में मुफ्त व्यापार करने का अधिकार दे देता। ठीक है, मुफ्त व्यापार करने का अधिकार देता। बंगाल, बिहार और उड़ीसा काफी अच्छे समृद्ध प्रदेश या प्रांत माना जाते थे ये, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनको इनमें मुफ्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। मतलब टैक्स फ्री के तुम व्यापार कितना भी करो, हमें कोई टैक्स तुमसे नहीं चाहिए। साथ में क्या करता है, ये जो बंगाल के आसपास का जो क्षेत्र था, तो आसपास के जिस तरीके से परगने होते हैं, तो लगभग 24 परगनों की दीवानी दे देता। मतलब जो टैक्स होता कि 24 परगनों का टैक्स तुम रखो, कितना भी टैक्स लो, ठीक है, कि नवाब को, यानी कि मुझे ये टैक्स नहीं चाहिए, परगनों का 24 परगनों का टैक्स तुम कलेक्ट करो और तुम ही रखो। तो ये अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। और साथ में इसने क्या किया, उपहार के तौर पर, जो मैंने बताया, जो मद्रास से 2 व्यक्ति आए थे, एक तो आया था रॉबर्ट क्लाइव नाम का व्यक्ति आया था, और एक आया था एडमिरल वाटसन करके, वाटसन। इन व्यक्तियों को इसने गिफ्ट दिया, और गिफ्ट में क्या दिया, रॉबर्ट क्लाइव को 20 लाख रुपए दिए और वाटसन को 10 लाख रुपए दिए। इतना इनाम दिया इन्होंने। ठीक है, ये सब मीर जाफर की कहानी है कि मीर जाफर ने कितने कुछ धन संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। और क्या करा इसने, काफी संपत्ति भी दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और भी पैसा दिया। और पैसा क्या दिया, ये जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, काफी मतलब बुद्धिमान तो थी ही। तो उसने बोला मीर जाफर से कि भाई हमने एक युद्ध लड़ा है और उसी युद्ध में हमें काफी क्या हुआ है, हानि हुई है, तो उसका हर्जाना भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। तो मतलब युद्ध भी लड़ा, युद्ध लड़ने के साथ अपना फायदा, अपना ही व्यक्ति नवाब बनाया, लेकिन उसका जो नुकसान हुआ, हानि हुई, उसका हर्जाना भी किससे मांग लिया, मीर जाफर से। और मीर जाफर इतना बेवकूफ था, इसने भी पैसे दिए। लगभग ऐसा कहा था, किताबों में लिखा हुआ है कि 1,77,00,000 रुपए हर्जाने के रूप में दिया था मीर जाफर ने। ठीक है, इतना कुछ उसने पैसा दिया। और इतना पैसे के साथ साथ ये जो व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव, इसने भी, जो आधुनिक भारत की बुक है ना, तो उसमें लिखा हुआ है इस तरीके से कि रॉबर्ट क्लाइव का जो मानना था, रॉबर्ट क्लाइव का जो अनुमान था, तो उसने अपने शब्दों में कहा है कि इस टाइम ये जो कुल पैसा इकट्ठा हुआ था, तो यहाँ पर लगभग 3 करोड़ रुपए था जो मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। तो कुल मिलाकर के मीर जाफर ने इनाम के रूप में, रिश्वत के रूप में, उपहार के रूप में जो कुछ धन संपत्ति दी थी, इनको 3 करोड़ रुपए दी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अपना ये काम इनका चलने लगा। ये जो कंपनी थी, कंपनी जैसा करती थी, मीर जाफर वैसा करने लगा। और ये जो यहाँ के जो अधिकारी थे, जो उच्च अधिकारी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये अधिकारी लोग भी मीर जाफर से बोलते थे, जो इनाम लेते थे या उपहार लेते थे,
तो वो मीर जाफर से काफ़ी पैसा ले रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, मीर जाफर का जो खजाना था वो खाली होने लगा। अब मीर जाफर सोचता है कि भाई अब ऐसे इस तरीके से इनकी जो डिमांड है, इनकी जो डिमांड इतनी सारी रोज आते आ जाती हैं, तो उनको पूरा करना तो असंभव बात है। अब जब ये थोड़ा सा क्या करने लगा, उनको इग्नोर करने लगा, तो अंग्रेज क्या हो, अंग्रेज जो है वो समझ गए या समझ गए इसकी बात कि अब जो मीर जाफर है ये हमारे काम का व्यक्ति नहीं रहा। अब एक काम करते हैं कि मीर जाफर को हटाओ और किसी और को बंगाल का नवाब के पद पर नियुक्त करें। तो मीर जाफर से ये आराम से बोलते हैं कि भाई एक काम करो, अब हम तुम्हें हटाना चाह रहे हैं और तुम्हारे जो दामाद हैं, तो ध्यान रखना मीर जाफर का जो दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम, अंग्रेज बोलते हैं कि तुम्हारा दामाद है मीर कासिम, आप ईमानदारी के साथ मीर कासिम को ये पद दे दो, ये गद्दी नवाबी जो है वो मीर कासिम को सौंप दो। तो मीर जाफर क्या करता, बेबस था, तो मीर कासिम क्या करता, जो नवाबी थी यानी कि जो बंगाल का नवाब बन जाता है वो मीर कासिम बन जाता है। कब, लगभग 1760 में, 1760 ईस्वी में जो नवाब बनता है वो मीर कासिम बन जाता। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो मीर कासिम आ गया, तो मीर कासिम पर भी किसका हाथ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजों का हाथ है। तो अंग्रेज जैसा बोलते थे मीर कासिम भी वैसा करते थे, लेकिन मीर कासिम ने ज़्यादा दिन तक ऐसा कुछ नहीं किया। मीर कासिम जो है वो समझ चुका था इनकी बातें, और मीर कासिम ने क्या किया, सबसे पहला काम तो इसने किया, क्योंकि इनकी जो राजधानी होती थी पहले बंगाल की वो मुर्शिदाबाद होती थी, मुर्शिदाबाद। तो इसने मुर्शिदाबाद से अपनी जो राजधानी थी वो बदली और मुंगेर ले ले, मुंगेर बिहार। क्यों, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है तो वो राजधानी होती है, अपना कैपिटल जोन है, अगर कैपिटल सुरक्षित है तो समझ लो पूरा प्रांत सुरक्षित है। तो इसलिए मीर कासिम को लगा कि मुर्शिदाबाद में तो अंग्रेजों का आना जाना है, तो इसलिए इसने क्या किया, मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी हटाया और मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। उसके बाद और इसने क्या किया, मीर कासिम को लगा कि भाई इनाम इसने भी दिया था, क्या जब ये बना था नवाबी, इसे भी इसके पास आई थी, नवाब बना था, तो इसे लगा कि हाँ कंपनी ने मुझे बनाया है तो मैं इन्हें कुछ गिफ्ट करूं। तो इसने भी वैसे कहा जाता है कि लगभग 23 लाख रुपए उपहार में दिए थे कंपनी को, लेकिन उसके 3 करोड़ के मुकाबले ये काफ़ी कम संपत्ति थी, लेकिन 23 लाख भी इस टाइम पे भी काफ़ी है। तो इसने ये क्या, राजधानी अपनी बदल दी। और उसके साथ जब ये ज़्यादा इसे देखने ये लगा कि भाई ये जो है अंग्रेज जो है या कंपनी जो है वो काफ़ी क्या करने लगी, इसको परेशान करने लगी। फिर इसके माइंड में एक बात आती है कि क्यों ना इनसे अब बिल्कुल अपना चंगुल छुड़ाया जाए, मतलब अपना पीछा छुड़ा जाए, इनसे एक तरीके से आज़ाद हो जाए कंपनी से। लेकिन मीर कासिम अकेला कुछ नहीं कर सकता था। क्यों, क्योंकि जो अंग्रेज थे इनका साहस और भी बढ़ चुका था पहली लड़ाई जीतने के बाद इनका, क्योंकि इनकी पहली लड़ाई थी भारत में जो किसी स्थानीय राजा या शासक के साथ थी, तो पहली लड़ाई वो जीत गए, तो उनका साहस और डबल हो चुका था, ठीक है। और वहाँ के जो लोकल पब्लिक थी वो भी काफ़ी सपोर्ट करने लगी थी इसको, इनको, अंग्रेजों को। तो मीर कासिम सोचता कि अकेला तो यार होगा नहीं इनका सामना, तो ये मीर कासिम और अपने जो आसपास के प्रांत थे उनके जो शासक थे उनको एक सहायक लेटर लिखता है, सहायक पत्र लिखता है। जिस तरीके से देखो, एक तो अवध में भेजता है एक लेटर, तो अवध का नवाब था सुजाउदौला, सुजाउदौला अवध का नवाब सुजाउदौला को भेजता है। एक मुगल शासक था, मुगल शासक था जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और एक ये खुद मीर कासिम हो जाता है ना, बंगाल का नवाब हो जाता है, ये बंगाल का नवाब खुद कासिम, ठीक है। और इनका युद्ध होता है तीनों का, बंगाल का नवाब यानी कि अवध का नवाब, मुगल शासक और बंगाल का नवाब, ये एक तरफ टीम, और वर्सेस कौन, वर्सेस कंपनी। और कंपनी की तरफ से जो इनका सेनापति था, देखो जो प्लासी के युद्ध में जो सेनापति था, प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जीता, जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश जो साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया, और उसको भारत में बंगाल का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। प्लासी के युद्ध के बाद ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो वापस चला भी गया था, यानी कि इंग्लैंड वापस चला गया था। और यहाँ पर जो ये कंपनी थी इस युद्ध में, ये जो अब युद्ध होने जा रहा है
इसमें जो कंपनी का जो सेनापति बनकर के आया था, तो वो नाम था उसका व्यक्ति का हेक्टर मुनरो, ये हेक्टर मुनरो करके। तो ये एक तरफ तो हो गए कौन, अवध का नवाब, मुगल शासक और बंगाल का नवाब, और एक तरफ होगी कंपनी, और कंपनी का सेनापति कौन, हेक्टर मुनरो। तो इनके बीच में एक युद्ध होता है जो 1764 ईस्वी में होता है। और 1764 में जो युद्ध हुआ, इसका एक नाम ये बक्सर में हुआ था, तो इसलिए इसको बक्सर के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ, एक तो ब्रिटिश कंपनी के, और उसका जो सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था। और एक हुआ था जो भारतीय शासक थे, यानी कि 3 संगठनों ने मिलकर के किया। 3 संगठनों में कौन, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब मीर कासिम। लेकिन इस युद्ध में भी क्या हुआ, इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, और ये जो 3 संगठन थे ये हार जाते हैं। अब जब हार जाते हैं तो इनमें एक फिर थोड़ा सा आगे बढ़ करके एक संधि होती है, ठीक है, यानी कि 1765 में एक संधि होती है। उस संधि में देखो क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, उस संधि को चलो यही समझा रहा हूँ। उस संधि में क्या हुआ, एक संधि होती है, इसके बाद युद्ध के बाद में एक संधि, और ये संधि होती 1765 ईस्वी में। और सवाल डायरेक्ट भी पूछा जाता, मतलब इस संधि को क्या बोलते हैं या क्या किस नाम से जानते हैं हम, तो इसको इलाहाबाद की संधि बोलते हैं। सवाल पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। अब इस इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों ने, या बोल सकते हैं हम डायरेक्ट कंपनी ने, इनसे क्या क्या डिमांडें की। तो देखो सबसे पहले तो जो ये शाह आलम द्वितीय है, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, इससे इसने डिमांड रखी, या कंपनी ने बोला कि आप एक काम करो, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं उनका टैक्स हमें दे दो। मतलब जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, देखो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पीछे क्या हुआ था, प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, प्लासी के युद्ध में तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सिर्फ टैक्स फ्री था, मतलब कि व्यापार हम करेंगे, हमसे कोई टैक्स नहीं लेगा, ठीक है, मुक्त व्यापार हो गया था। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया उन्होंने, यहाँ ये बोला कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ का जितना भी तुम टैक्स इकट्ठा करते हो किसानों से, जमींदारों से, वो सब हमें चाहिए, ठीक है। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी दीवानी देनी पड़ी इनको। दीवानी का मतलब टैक्स ही होता है, टैक्स देना पड़ा। सबसे पहली बात तो ये शाह आलम द्वितीय के साथ ये संधि हुई। और इसके साथ साथ क्या कहा गया इसमें, और साथ में लगभग हरजाना भी इससे लिया था उसने, लगभग 26 लाख रुपए, ठीक है, 26 लाख रुपए। तो उसने बोला, कंपनी ने शाह आलम द्वितीय से, कि आप एक काम करो, हमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दो, और कितने लाख रुपए दो, 26 लाख रुपए दो, ठीक है। तो संधि इनके साथ जो शाह आलम द्वितीय के साथ थी वो ये संधि हुई। और जो सुजाउद्दौला था, इससे क्या संधि की इन्होंने, तो इससे डिमांड की कि आप एक काम करो, हमने क्या है युद्ध, जो बक्सर का युद्ध किया है, तो इसमें हमें काफ़ी हुई हानि, यानी नुकसान हुआ है, तो आप एक काम करिए, हमें हर्जाना भर दीजिए जो हमारा नुकसान हुआ है। तो उस हर्जाने के तौर पर जो हर्जाना हुआ, तो हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए लिए सुजाउद्दौला से, ठीक है। तो इस तरीके की इनकी संधि थी, ठीक है। और इसमें एक बात और कही गई, 50 लाख रुपए लिए। और सुजाउद्दौला से एक बात और कही उन्होंने कि एक शर्त और है, या एक संधि और है। और संधि क्या है, वो तो संधि में जब शर्त रखी तो वो तो माननी पड़ेगी सुजाउद्दौला को। सुजाउद्दौला से बोला कि यदि आप पर कोई बाहरी आक्रमण होता है, कोई यदि बाहरी आक्रमण होता है, तो आपकी सहायता कौन करेंगे, हम करेंगे। कौन करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी सहायता करेगी, लेकिन बदले में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रुपए देना पड़ेंगे, धन देना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें इन्होंने रखी इस संधि में, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कभी कभी सवाल ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले जो द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था, तो वो द्वैत शासन कब लगाया था, या कब शुरू हुआ था, या किस संधि के तहत द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था। द्वैत शासन इसी को कहा जाता है, ये जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी यहाँ पर, यानी कि इनका जो यहाँ पर जो शासन हो गया था वो अंग्रेजों का हो गया था, बाकी जो बंगाल का क्षेत्र बचा हुआ था उस पर स्थायी राजाओं का, स्थायी शासकों का ही
मतलब राज था, ठीक है। तो इसलिए इसको द्वैध शासन भी बोलते हैं, या बोलते थे कि सबसे पहला जो द्वैध शासन हुआ था, द्वैध शासन लगा था वो यही लगा था इलाहाबाद की संधि के टाइम पर, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि ये थी। बक्सर का युद्ध क्या हुआ, बक्सर का युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज और भी फल फूल गए, फल फूलने का मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए, और स्ट्रॉन्ग होने के बाद इन्होंने क्या किया, मात्र 8-9 साल के बाद, यानी कि 1773 में ही, आपको पता है क्या होता, 1773 में अंग्रेज क्या करते थे, अपना एक्ट बनाना स्टार्ट कर देते, जिसको हम बोलते हैं, 1773 में बन गया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो 1773 में इन्होंने अपने रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह जो अपने कानून थे, अधिनियम थे, वो बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और भारत में क्या कर दिया, अपना शासन अपना जमा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध की जो कहानियाँ थी वो ये थी। इस तरीके से भारत में जो गद्दारी की है, भारत के लोगों ने गद्दारी की है, और उसी का ये परिणाम था, ठीक है। तो इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे, देखो अब एक वीडियो हो रहेगी, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देंगे रेगुलेटिंग एक्ट से ही, मतलब इसके आगे का और इतिहास। लेकिन इसके बाद ही कुछ तो इसी टाइम पीरियड की बात है, कुछ इसके बाद की बात है, जो दक्षिण भारत में स्टार्ट करेंगे। दक्षिण भारत में क्या स्टार्ट करेंगे, दक्षिण भारत के आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो काफ़ी फेमस है, जैसे टीपू सुल्तान वगैरह, हैदर अली टीपू सुल्तान लोग युद्ध थे वे, तो वो और कुछ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता, तो एक वीडियो उनकी और बनेगी आंग्ल मैसूर युद्ध की। बाकी उसके बाद फिर अपना कंटिन्यू इतिहास यही वाला चालू रहेगा, ठीक है। किस तरीके से फिर इन्होंने एक्ट बनाए, उसके बाद भारत में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन हुए वो सब आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। ओके बाय, धन्यवाद।